ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था फिनोल को, और हमने डिस्कस किए थे फिनोल के रिएक्शंस, फिनोल की सॉल्युबिलिटी और कुछ रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग की वजह से थे और OH की वजह से थे। आज हम लोग डिस्कस करें एक और सेकेंड टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली इसका, और दिस इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल, एथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, हम इसको इस मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एसिडिटी का कंपेयर कर दूं कि बेसिकली एसिडिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। अब आप देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी मिनरल एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl है, और अगर हम उसकी डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करें तो आप सबको पता है कि हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। H पॉजिटिव देते हैं और Cl नेगेटिव देता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लॉरी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बिकॉज ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है। ठीक है, और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कह लो, आप इसको A9 कह लो, मतलब एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी मिनरल एसिड की डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मिनरल एसिड की डिसोसिएशन हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से H पॉजिटिव आ गया और CH3COO नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें हम डबल हेडेड एरो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आपका A9 है, मतलब जो एथेनोएटाइन है बेसिकली, इट कैन रिकम्बाइन और इट कैन अट्रैक्ट H पॉजिटिव आइन और दोबारा से ये रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसका मतलब है Cl नेगेटिव कंबाइन नहीं कर सकता H पॉजिटिव के साथ टू फॉर्म HCl। ठीक है, यहाँ पे इट कैन रिकम्बाइन विद H पॉजिटिव, इसका मतलब है इट कैन अट्रैक्ट H पॉजिटिव और दोबारा से रिएक्शन इस साइड पे आ सकता है। अब आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब बिकॉज इट कैन रिकम्बाइन, तो ये लेस स्टेबल है। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये कंबाइन नहीं करता, क्योंकि स्टेबिलिटी बच्चों ये हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है, स्टेबिलिटी हमेशा रिएक्टिविटी के ऑपोजिट होती है। जब कुछ चीज स्टेबल है, जैसे आप लोग अपने O लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि जो ग्रुप 8 होता है वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन। ठीक है, अब अगर कुछ चीज कंबाइन कर रही है तो उसका मतलब है वो ज्यादा रेडिली कंबाइन कर रही है, उतना कम स्टेबल है। अब इस केस में जो हमने सेकंड लिखा, इसमें H पॉजिटिव कैन रिकम्बाइन विद एथेनोएटाइन और A9 टू फॉर्म एथेनोइक एसिड, हम कहते हैं कि ये लेस स्टेबल है। ऊपर वाले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ज्यादा स्टेबल है। अब एसिडिटी को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमेशा हम A9 की स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक जो जनरल मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे फर्दर इस पे इंप्लीमेंट करेंगे कि मोर स्टेबल द A9। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल A9 होता है मोर स्ट्रॉन्गर वुड बी द एसिड, मोर स्ट्रॉन्गर वुड बी द एसिड। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं दोबारा से एक दफा रिपीट करती हूँ सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें सारा थ्रू आउट इन तीन जो हमारे सिलेबस में कंपैरिजन है फिनोल का, एथेनॉल और वाटर का, हमने इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। लेकिन उससे पहले हमने एक जनरल देखा, ठीक है, कि HCl एक मिनरल एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और जो A9 है वो दोबारा H पॉजिटिव के प्रोटॉन के साथ कंबाइन नहीं कर सकता टू फॉर्म HCl बैक। हम कहते हैं कि बिकॉज ये कंबाइन नहीं करता तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगर हम एथेनोइक एसिड की बात करें तो एथेनोइक एसिड डिसोसिएट into ethanoetine which is the A9 or H positive. H positive can recombine with ethanoetine to form ethanoic acid back. इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्ट कर सकता है ज्यादा इजीली और लेस स्टेबल है। तो हम कहते हैं कि जितना कम स्टेबल A9 होगा उतना कम। ये देखो, अब इसमें आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा, ये जो है ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू वीक एसिड है। ठीक है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका A9 उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना वीक एसिड होगा उसका A9 उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, और हमने एक जनरल मतलब लाइक कर लिया, जनरल कॉन्सेप्ट देख लिया कि जितना स्टेबल A9 होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस कॉन्टेक्स्ट से फिनोल वगैरह को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो, फॉर एग्जांपल हम फिनोल को एग्जाम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, अब फिनोल में आप सबको पता है, हमने जब ये इसकी डिस्कस की थी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी, तो हैव टोल्ड यू कि जो फिनोल है, ठीक है, इट डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर, और हमने वर्ड यूज करा था कि इट्स स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर, और आपने डिटेल से पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो सॉल्युबल है, लेकिन जो बेंजीन रिंग है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जर्ट करता है
और वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो तो हमने इसमें देखा डिटेल से, ये बनता है O नेगेटिव आइन और हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन, ठीक है। ये जो आइन बनता है हमने इसको लिखा कि दिस आइन इज कॉल्ड फेनॉक्साइड आइन। इज इट? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप देखो बच्चे, यहाँ पर हमने जब डिस्कस किया इस इक्वेशन को पहले भी, तो मैंने डबल हेडेड एरो लिखा। डबल हेडेड एरो का मतलब है कि O नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर सकता है, दोबारा से रीफॉर्म हो सकता है फिनोल। अब हमने जरा इसकी स्टेबिलिटी को देखना है। अच्छा, इसमें आप सबसे पहली बात याद रखती हैं कि जो हमने जब लास्ट टॉपिक में हमने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को डिस्कस किया था, तो हमने ये देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच चीज बेंजीन के साथ अटैच होती है तो हमेशा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चीज बेंजीन के साथ अटैच होती है तो वो विड्रॉ करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से। इस केस में बच्चों क्या है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे ये मतलब ये रिच है। रिच का मतलब है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब बेसिकली होता क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है ये पार्शियली डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो जाता है सारे बेंजीन रिंग के ऊपर। जब ये स्प्रेड हो जाता है इसका मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं रहता, ये पूरे रिंग के ऊपर फैल जाता है। और जब ये मतलब लाइक स्प्रेड हो जाता है, ये डीलोकलाइज हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की वो कम हो जाती है। और जब नेगेटिव चार्ज कम हो गया इसका मतलब है लेस रेडिली वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है। इसका मतलब है जब लेस रेडिली कंबाइन करेगा H पॉजिटिव के साथ तो वी कैन से दैट ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये लिखती हूँ सारा और दोबारा से एक दफा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि अब आप लिखोगे कि इन फेनॉक्साइड आइन, ठीक है, जो फेनॉक्साइड आइन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज पार्शियली delocalized over the benzene ring, ठीक है। या अगर आप इसको और सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो तो आप लिख सकते हो कि स्प्रेड ओवर द बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें क्या था कि जो नेगेटिव चार्ज है फेनॉक्साइड, आप फिनोल नहीं लिखना इसमें आपने, फेनॉक्साइड, क्योंकि स्टेबिलिटी, आप एक चीज याद रखना कि स्टेबिलिटी हमेशा हम एनाइन की डिस्कस करते हैं और जो एसिडिटी होती है वो कंपाउंड की। मतलब हम जब एसिडिटी की बात करेंगे तो हम फेनॉक्साइड नहीं कहेंगे, हम फिनोल की एसिडिटी की बात करेंगे। लेकिन हम जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम हमेशा एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैंने लिखा कि फेनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर वो पार्शियली डीलोकलाइज हुआ हुआ है ओवर द बेंजीन रिंग, ये स्प्रेड हुआ हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। सो इट रिड्यूसेस द नेगेटिव चार्ज, ये रिड्यूस कर देगा नेगेटिव चार्ज को, या आप रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो। ये सब मैं जो बच्चे ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी लिखती हूँ या आप हमेशा कंसिडर किया करो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जिस एक कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आपने लिखा है वही एग्जामिनर यूज करे। इसलिए मतलब आपको पता होना चाहिए बेसिकली ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज का। तो इसका मतलब हमने लिखा कि जो नेगेटिव चार्ज था वो स्प्रेड हुआ हुआ था बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो गया या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सो इट वुड लेस रेडिली कंबाइन, इसलिए वो कम रेडिली कंबाइन करेगा H पॉजिटिव के साथ एंड हेंस मोर स्टेबल, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जैसे कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है वो फेनॉक्साइड को ज्यादा स्टेबल बना रही है। तो उसका मतलब यही है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सब रिंग के ऊपर फैल गया हुआ है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर कम हो गया, इधर कम हो गया, तो वो लेस रेडिली अट्रैक्ट हुआ H पॉजिटिव के साथ। और जब लेस रेडिली अट्रैक्ट हुआ इसका मतलब है ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब है फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अभी हम एसिडिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करें और उसके बाद हम उसको रिलेट करेंगे एसिडिटी के साथ। अच्छा, अब इसी में मतलब जैसे आपकी बुक है और कुछ और बुक्स में एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो कि बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। उसमें से लिखा हुआ है कि फेनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज जो डीलोकल, इसका ये मतलब नहीं आप एग्जैक्टली वो लिखो, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी है और ये अकॉर्डिंग टू द मार्क है। मतलब लाइक जो जब आप एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो उसमें सारे पॉइंट्स जो एग्जामिनर को चाहिए वो हैं, लेकिन उसमें सिंपल आपकी बुक में जैसे एक और कॉन्सेप्ट
इसी कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से किस तरह बताया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज पार्शियली डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग के साथ उसने एक और टर्म लिखा हुआ है कि जो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, pi electron is overlap या negative charge of oxygen, pi electron या negative charge of oxygen is overlap with pi electrons of benzene, कि बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग का मकसद यही है डीलोकलाइजेशन, लेकिन आप बेशक ये नहीं लिखो, आप सिंपल रहने दो इस कॉन्सेप्ट को कि फेनॉक्साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास डीलोकलाइज हुआ हुआ है। डीलोकलाइज होने का मतलब है कि वो ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है, ज्यादा स्प्रेड होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, कम होने का मतलब है कि वो लेस रेडिली H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा और ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो इसके बाद फिनोल के बाद जो दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल में क्या होगा, इसको जो है वो मैं बताती हूँ सब। ठीक है, ये आई होप ये तुम लोग को समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि हमने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एथेनॉल को। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, जब एथेनॉल की बात आती है तो एथेनॉल में आप सबको पता है वैसे तो बेसिकली किसी भी अल्कोहल की बात हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस पे एग्जाम्पलीफाई एथेनॉल किया हुआ है तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एथेनॉल ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एथेनॉल हो, मतलब ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो है ये है एथऑक्साइड आयन। क्या इस आयन को क्या कहते हैं, एथऑक्साइड। वो क्या था, फेनॉक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप एथॉक्साइड की देखो, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि नेगेटिव चार्ज है जो एनाइन का, वो हाइड्रोजन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली उसी तरह से नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अटैच क्या है बच्चे, ऑक्सीजन के साथ अटैच, अभी मैं इधर बॉन्ड बना रही हूँ, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो है C2H5 व्हिच इज एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है ये तो नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन को, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज ज्यादा कर देगा, या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर वो ज्यादा कर देगा। ज्यादा करने का मतलब है कि जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा रेडिली H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, और ज्यादा रेडिली कंबाइन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ सारा और इसको मैं दोबारा से एक दफा बताती हूँ। अब आप इसमें लिखोगे कि इन एथॉक्साइड आयन, ठीक है, ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू ethyl, which is basically an alkyl group which is electron donating। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, व्हेन इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सो इट increases the electron density on oxygen। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा हो जाएगी, अगर आप बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इरिटेट हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इरिटेट कर रही है, तो आप सिंपल कर लो कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि सो इट वुड readily combine with H positive ion, और readily attract कर लेगा H positive ion को, ये readily combine कर लेगा। so आप इसमें जब stability की बात करोगे तो we can say that ethoxide ion is less stable than phenoxide ion। ठीक है, अब देखो फेनॉक्साइड आयन में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन बेसिकली किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ, और फिर हमने ये देखा कि जो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन है वो पार्शियली डीलोकलाइज हो गया बेंजीन के ऊपर, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। वी कैन सिंपली राइट कि बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऑन द एंटायर बेंजीन रिंग, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से वो लेस रेडिली कंबाइन किया, और हमने कहा कि ज्यादा स्टेबल था फेनॉक्साइड आयन। अब जब हम एथेनॉल पे आए तो हमने देखा कि ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एल्काइल ग्रुप व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है इट इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज
इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये रेडिली कंबाइन कर रहा है H पॉजिटिव आयन के साथ। और जब ये रेडिली कंबाइन कर रहा है H पॉजिटिव आयन के साथ, तो इसका मतलब है ये कम स्टेबल है। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? फिनोल से। फिनोल के मुकाबले में कम स्टेबल, ठीक है। अब जब आप एसिडिटी की बात करोगे, फिनोल का आयन ज्यादा स्टेबल, एथोक्साइड आयन कम स्टेबल, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फिनोल। और एथेनॉल जो है वो कम एसिडिक होगा, लेकिन हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अब दोबारा देख लो, एथोक्साइड आयन में हमने देखा कि ऑक्सीजन अटैच था एल्काइल ग्रुप के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने का मतलब है उसने नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से उससे रेडिली अट्रैक्ट कर लिया, रेडिली कंबाइन हो गया H पॉजिटिव के साथ। और हमने कहा कि कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फेन ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब हम लास्ट करने जा रहे हैं, और फिर मैं आज की जो वर्कशीट अटैच होगी साथ आपको मिल जाएगी, उसके अंदर बेसिकली एग्जाम क्वेश्चन है और वो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि साथ साथ ये कॉन्सेप्ट सब करो, ये बहुत डिटेल्ड है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करा वाटर को, ठीक है। अब वाटर में देखो बच्चे, वाटर बेसिकली ये है, लाइक से ये वाटर है। अब वाटर में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन आ गया और H पॉजिटिव आयन आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो A9 है उसमें ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोग सबको पता है कि हाइड्रोजन इज नेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग, कि ना तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो डीलोकलाइज भी नहीं है। देखो, सबसे पहले आप फिनोल की बात करो अगर, तो फिनोल में नेगेटिव चार्ज कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था ऑक्सीजन के ऊपर? क्योंकि वो फैल रहा था सब जगह पे। अगर आप एथेनॉल की बात करो तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था। यहाँ पे वाटर के केस में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ना ही ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दरमियान में आएगा। कैसे हम इसको लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखोगे कि इन हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीजन इज attached to हाइड्रोजन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो कि विच इज नेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ना ही कम कर रहा है, विड्रॉइंग है। सो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, आयन लेस रेडिली combine with H positive ion as compare to ethoxide, ठीक है। एथोक्साइड के मुकाबले में ये लेस रेडिली कंबाइन करेगा H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप देखो दोबारा से इस सारे कॉन्सेप्ट को, कि फिनोल के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा था क्योंकि डीलोकलाइज हो रहा था। एथेनॉल के अंदर हमने जब एथोक्साइड को देखा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। वाटर के केस में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो अटैच है एक इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए वो कंबाइन तो करता है लेकिन कम रेडिली एज कम्पेयर टू एथोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये सब तो हमने कर लिया। अब जब हम इसकी एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और तो हम दोबारा ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में लिखा कि मोर स्टेबल द एनाइन मोर स्ट्रॉन्गर वुड बी द एसिड, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं स्टेबिलिटी यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को डिस्कस करूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फेनॉक्साइड, ठीक है। फेनॉक्साइड जो है वो किससे ज्यादा स्टेबल होगा? आपके पास हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट है, और उसके बाद एथोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बता रही हूँ वो ये है कि जब एनाइन की बात होगी फिनोल नहीं लिखना, फेनॉक्साइड लिखना है, हाइड्रोक्साइड लिखना है, एथोक्साइड लिखना है। इसका मतलब है इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, एंड दिस वुड बी लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। और अगर आप एसिडिटी की बात करो बच्चे, अब एसिडिटी किससे रिलेटेड है?
जो कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा डिटेल से, वो ये था जितना स्टेबल एनाइन होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इसका मतलब है जब आप एसिडिटी की बात करोगे, फिनोल इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक, फिनोल के बाद आ जाएगा वाटर एसिडिक, और वाटर के बाद आ जाएगा आपका एथेनॉल। इसीलिए अब आप देखो जब भी आप एथेनॉल को डिस्कस करते हो तो कभी भी हम ये वाला इक्वेशन ही लिखते हैं। और हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि एल्कोहल जो है वो एसिडिक नहीं होते, वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते, लेकिन अभी तो हम इन कंपैरिजन में डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब है ये मोस्ट एसिडिक है और इन तीनों में से ये सबसे लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और इसके बाद जब आप पास पेपर का क्वेश्चन करोगे तो वो स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ आई होप, मेरा ख्याल है कि मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, तो आप जब इसको कर लोगे कंप्लीट तो आप सब मार्किंग स्कीम को जरूर देखना, ताकि जो मेन मार्किंग पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझ आ जाए। और जब भी पास पेपर्स करो मार्किंग स्कीम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक क्वेश्चन किया, वर्कशीट में 2 क्वेश्चन किए हैं या 3 क्वेश्चन किए हैं, आप पहले उसको अपने खुद से, मतलब रादर कि आप पहले मार्किंग स्कीम देखो, पहले आप अपने अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट आप लिख लो उसको सारे मार्किंग पॉइंट्स को, ठीक है, और आप सारा जो है उसको अपने कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कर लो। उसके बाद मार्किंग स्कीम से इसको चेक करो कि वेदर आपने सारे मार्किंग पॉइंट्स दिए हैं एग्जामिनर को या नहीं दिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत डिटेल से पता है ए लेवल्स की जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है बहुत डिटेल है एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स, और ओ लेवल्स में बहुत ज्यादा चीजों को ओवरलुक कर लेते हैं, ए लेवल्स में नहीं करते, और स्पेसिफिकली A2 में तो और ज्यादा लाइक ये डिटेल है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा एसिडिटी का तो टॉपिक हो गया। एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑल्दो बुक में नहीं है लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा, और फिर आप वर्कशीट जो मैंने आपको दी है वो कर सको आप। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनोल्स। ठीक है, टेस्ट फॉर फिनोल। अच्छा अब इसमें जो एक टेस्ट है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फिनोल है, ठीक है, वो हमेशा एक्वियस ब्रोमीन को डीकलराइज करते हैं जस्ट लाइक एल्कीन्स और वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, ये हमने ब्रोमिनेशन में पढ़ा था, जब हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा था। तो अब आप इसमें लिख सकते हो, इसको मैं दोबारा से कोट कर देती हूँ कि जो फिनोल है, ठीक है, दे टर्न्स जो है वो, या ये डीकलराइज aqueous bromine and forms a white precipitate। और वो white precipitate किस चीज के होते थे, ये होते थे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। ठीक है, सो फिनोल का एक कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमने पढ़ा वो ये था कि फिनोल एक्वियस ब्रोमीन को डीकलराइज करता है, मतलब उसका जो ऑरेंज कलर है उसको डिस्चार्ज कर देता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। एक और टेस्ट जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन बेसिकली ये एक टेस्ट है कि जो फिनोल है वो क्या करता है, ये फिनोल टर्न्स न्यूट्रल आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ये है आयरन 3 क्लोराइड from reddish brown to violet। ठीक है, वॉयलेट जो है वो पर्पल का शेड होता है, पर्पल सा कलर होता है। अच्छा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आयरन 3 है उसका पता है आप लोग सबको कि रेडिश ब्राउन सा कलर होता है। तो न्यूट्रल का मतलब है कि ये सोल्यूशन ना तो एसिडिक है ना ही अल्कलाइन है। ठीक है, तो अगर आपके पास फिनोल है और आपने उसके अंदर आयरन 3 क्लोराइड डाला है तो आयरन 3 क्लोराइड बेसिकली ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो पर्पल सा कलर आपको नजर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इसकी इक्वेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। ठीक है, ऊपर वाले की इक्वेशन आप लोगों ने लिखी थी ब्रोमीन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, वो मैंने इंटेंशनली कोट नहीं की क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ ब्रोमिनेशन में सारा कि कैसे इक्वेशन होती है। इसके लिए आपको टेस्ट और ऑब्जर्वेशन आएगी, जब भी आप ये लिखोगे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वेशन आती है तो आप ये वाला टेस्ट कोट कर लो, और अगर इक्वेशन के बगैर आता है तो आप ये वाला टेस्ट कोट कर सकते हो। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक ना अल्कलाइन, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 की वजह से जो सोल्यूशन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और उसके बाद जो जैसे वो फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो वॉयलेट या पर्पल हो जाता है। ठीक है, ये आज का सारा लेक्चर था। इसके साथ बच्चे आप लोगों का इरीन्स के साथ साथ फिनोल वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आप जो है वो फिनोल या हाइड्रोक्सी वाले पास पेपर्स भी कर सकते हो। इसमें से कुछ मैंने वर्कशीट्स में दिए हैं क्वेश्चन, वो आप देख लेना। उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।